हेलो फ्रेंड्स, गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो अंतिम चैप्टर का जो लास्ट हमारा जो पार्ट बच रहा है 8वें चैप्टर का, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ड्रग्स एवं एल्कोहल के कुप्रयोग। तो सबसे पहले देखेंगे हम ओपिओइड्स। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे ओपिओइड्स की। एक बार मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए। ये स्ट्रक्चर है ओपिओइड्स की। ये फर्स्ट में बेंजीन रिंग है, इसके साथ दूसरी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। इस पर ये मॉर्फिन की संरचना है। एक बार ये बना लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें पहले देखते हैं इस ड्रग्स का प्रभाव, यानी जो ये ड्रग्स है, जो मॉर्फिन है, इसका प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम व जठरांत्र के पथ पर पड़ता है। जठरांत्र पथ पर पड़ता है। यह पेपर सोमेनिफेरम यानी अफीम का जो पादप है, उससे लेटेक्स के रूप में यानी निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है। जिससे लेटेक्स प्राप्त किया जाता है, तो उस लेटेक्स का जब निष्कर्षण किया जाता है तो उस स्मेक के रूप में प्राप्त होता है, जो स्मेक के नाम से मशहूर हीरोइन है, यानी जो स्मेक होता है उसके नाम से बाजार में बिकता है। जो मॉर्फिन है उसके एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। यानी ये जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करवाएंगे तो उससे प्राप्त होगा। इसका उपयोग या इसका नशा नाक व टीके के द्वारा किया जाता है। यानी जो ओपिओइड्स है उसको किस प्रकार से लेते हैं, नाक या टीके के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार ये देख ले, दोबारा से देखेंगे कि इस ड्रग्स का प्रभाव, यानी कौन सा ड्रग्स का, ओपिओइड्स का प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व जठरांत्र पथ पर पड़ता है। यह सोमिनिफेरस यानी अफीम का जो पादप है उससे लेटेक्स के रूप में, यानी उससे लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है, तथा उस लेटेक्स के निष्कर्षण किया जाएगा ना, तो उससे ओपियोइड प्राप्त होगा, जो स्मेक के नाम से मशहूर है। यानी जो मार्केट में स्मेक के नाम से मिलता है। जो मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है, यानी मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करवाएंगे तो उससे ये प्राप्त होगा। इसका नशा नाक और टीके के द्वारा किया जाता है। यानी इसको किस प्रकार से नशा करेंगे, तो कैसे करेंगे, या तो नाक के द्वारा सूंघेंगे या टीके के द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड कैसा होता है, तो सबसे पहले देखें कैनाबिनॉइड्स की संरचना। ये कैनाबिनॉइड की संरचना है। कैनाबिनॉइड में देखें कि यह रसायनों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है ना। ये एक रसायन नहीं होता, विभिन्न प्रकार के रसायनों का एक समूह होता है, जो मुख्यतः मस्तिष्क में मौजूद, जो मुख्यतः क्या करता है कि मस्तिष्क में जो मौजूद कैनाबिनॉइड्स ग्राही हैं उनसे पार्श्विक क्रिया करता है। यानी जो मस्तिष्क में जो मौजूद कैनाबिनॉइड्स होते हैं उनसे पारस्परिक क्रिया करता है। यह कैनबिस सेटाइवा, यानी ये भांग का जो पौधा है कैनबिस सेटाइवा नामक पौधे के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। यानी जो भांग का पौधा है कैनबिस सेटाइवा, उसके पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा पत्तियां और फूलों के शीर्ष भाग, जिससे रेजिन या राल कहते हैं, आदि से भी प्राप्त किया जाता है। यानी सबसे पहले ये देखेंगे कि कैनाबिनॉइड्स है क्या, तो कैनाबिनॉइड्स रसायनों का एक समूह है जो मुख्यतः मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनॉइड्स ग्राहियों के पार्श्विक क्रिया करता है। और यह है कैनबिस सेटाइवस, जो भांग का पादप है उसके पुष्प क्रम से, तथा या इसके अलावा
अलावा अगर बात करी जाए तो पत्तियों और फूलों के शीर्ष भाग जिसे राल या रेजिन कहा जाता आदि प्राप्त किया जाता है, आदि से प्राप्त किया जाता है। ये देख लें मॉर्फिन की रासायनिक संरचना इस प्रकार से है। ये ऊपर बेंजीन रिंग है, उसके पास में बेंजीन रिंग है, दोनों की मेटा पोजीशन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है। फिर ये नीचे बेंजीन रिंग है, उन दोनों की फिर मेटा और पेरा पोजीशन पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। इधर H जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है और इधर NHCH3 जुड़ा है, यानी मॉर्फिन की रासायनिक संरचना है। और उसके बाद में है ये इधर सोमिनिफेरमिन अफीम का जो पादप है, ये है अफीम का पादप, ये इसका डोडा है, डोडा बोलते हैं इसे, अफीम का डोडा है ये अफीम का पुष्प है सोमिनिफेरम, ये इसका वनस्पति नाम हो गया। उसके बाद में देखें कैनाबिनॉइड्स की संरचना, ये कैनाबिनॉइड्स की संरचना है। ये ऐसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बेंजीन रिंग है, इधर और तो OH जुड़ा हुआ, इधर OH जुड़ा हुआ और इधर ये ऐसे कैनाबिनॉइड्स अणु की संरचना। और ये इधर देख लेंगे हम जो कैनाबिस सेटाई हुआ है, यानी भांग का जो पादप है उसकी पत्तियां देख लेंगे, ये ऐसा होगा भांग का पादप। इसके बाद में ये दत्तुरा का पादप देख लो, दत्तुरा, ये दत्तुरा भी है, दत्तुरे का पुष्पी शाखा है। उसके बाद में देखेंगे इसके द्वारा, यानी किसके द्वारा, कैनाबिनॉइड्स के द्वारा मेरिजुआना, मेरिजुआना, हशीश, चर्स, गांजा आदि बनाया जाता है। जो अफीम का जो पादप है उसे मेरिजुआना, हशीश, चर्स और गांजा बनाया जाता है। इनका उपयोग अंतःश्वसन व मुख के द्वारा किया जाता है, यानी इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे, अंतःश्वसन सांस के साथ और मुंह के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। ये सभी हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ये सभी किसको प्रभावित करते हैं, हृदय को, हार्ट को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा तीसरा देखते हैं हम कोका, तीसरा देखते हैं कोका एल्केलॉइड्स, कि कोका एल्केलॉइड्स किस प्रकार से होता है। तो कोका, इसे कोकीन भी कहते हैं, कोका को कोकीन कहते हैं। जो कोका इरिथ्रोजाइलम पादप से प्राप्त किया जाता है, जो किससे प्राप्त किया जाता है, कोकाजाइलम इरिथ्रो पादप से, यानी इरिथ्रोजाइलम पादप से कोका प्राप्त किया जाता है, जो मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका का पादप है। मूल रूप से कहाँ का पादप है, ये दक्षिणी अमेरिका का। यह तंत्रिका प्रेरक डोपामिन, यानी ये जो तंत्रिका को उद्दीपित करता है, डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है, उसका परिवहन होता है उसको प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है, यानी उस का जो कार्य है उसमें बाधा डालता है, जिसके कारण इसे क्रेक कहते हैं। जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, क्रेक, यानी बाधा डालता है उसके कारण इसे क्रेक भी कहते हैं। इसे जोर से सांस के द्वारा खींचा जाता है, यानी इसका उपयोग या प्रयोग या कुप्रयोग कैसे कहते हैं, इसे जोर लगा के सांस के द्वारा खींचा जाता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर उद्दीपक का प्रभाव डालता है, यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है CNS है उस पर उद्दीपक का प्रभाव डालता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे व्यक्ति में सुख का आभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। जिससे व्यक्ति क्या करता है, इस व्यक्ति को सुख का आभास होगा ये अपने का, और ऊर्जा की अभिवृद्धि होती है, ऊर्जा में वृद्धि होती है। आजकल कुछ खिलाड़ी कैनाबिनॉइड्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी आजकल के जो खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी कैनाबिनॉइड्स का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं बर्बिक्यूरेट, एफेटेमिन, बेंजोडाइमिन, लाइसर्जिक अम्ल, डाइएथिलएमाइड, यानी बर्बिक्यूरेट, एफेटेमिन,
बेंजोडाइमीन, लाइसर्जिक अम्ल, डाइएथिल एमाइड जैसे ड्रग्स का उपयोग भी अनिद्रा और मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी ऐसे जो ये पदार्थ हैं उनका उपयोग किस में किया जाता था, जो अवसाद से घिरे हुए व्यक्ति है, जैसे किसी प्रकार का कोई टेंशन वगैरह होगी, किसी कोई परिवार में मौत वगैरह हो जाती है, तो उसमें जो अवसाद में चला जाता, उस अवसाद से बचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसके रूप में भी, अनिद्रा के रूप में, मानसिक व्याधि किसी प्रकार की मेंटल एजिबिलिटी होगी, जैसे पागल हो गया, तो उनसे ग्रस्त रोगियों में औषधि के रूप में काम में लेते थे। लेकिन आजकल इसका कुप्रयोग होने लग गया। मॉर्फिन एक प्रभावी शामक है, यानी ये एक प्रभावी शामक पीड़ा हर एल्केलॉइड है, यानी पीड़ा को हरने वाला एल्केलॉइड है, जिसका उपयोग शल्य क्रिया में औषधि के रूप में किया जाता था। यानी मॉर्फिन का उपयोग शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन करते थे उस समय किया जाता था, ताकि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है उसे किसी प्रकार का दर्द वगैरह नहीं हो, उसके रूप में मॉर्फिन का उपयोग किया जाता था। तंबाकू का उपयोग लोग धूम्रपान में करते हैं, जिसे सूंघा या पिया जाता है। यानी तंबाकू का भी आजकल बड़ा उपयोग हो रहा है, जिसे लोग खाते हैं, चबाते हैं या पीते हैं, धूम्रपान के रूप में करते हैं। इसमें निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है, यानी तंबाकू में एक निकोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो जिसकी प्रकृति एल्कलॉइड होती है, जो एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन रक्त में छोड़ा जाता है। जैसे जो एड्रिनल से स्रावित होने वाले हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, उसको रक्त के अंदर छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि जिससे रक्तचाप और हृदय स्पंदन बढ़ जाती है। यानी हृदय चाप और हृदय स्पंदन की जो दर है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, किशोर अवस्था और ड्रग्स। किशोर अवस्था में ड्रग्स या एल्कोहल का कुप्रयोग, कि किशोर अवस्था में ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे किशोर अवस्था का अर्थ क्या है। तो किशोर अवस्था एक अवधि होती है, यानी किशोर अवस्था एक अवधि है जिसमें अवधि और प्रक्रिया दोनों है, यानी ये एक अवधि भी है और एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस भी है, जिसमें बालक का परिपक्वन होता है, जिसमें बालक बाल्यावस्था से निकलता है। बाल्यावस्था यानी 7 से 11 वर्ष, और किशोरावस्था होती है 12 से 18 या 21 वर्ष तक मानते हैं। तो किशोर अवस्था की 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, जिसमें बचपन व प्रौढ़ावस्था के मध्य की जकड़ी कहा जाता है। यानी बचपन यानी बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था मतलब वयस्क अवस्था के मध्य की इसे कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक में प्रयोग, जिज्ञासा और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है। जो किशोर अवस्था होती है उसमें बालक में प्रयोग, जिज्ञासा और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण बालक ड्रग्स और अल्कोहल का उपयोग करना लगता है या उपयोग कर सकता है, जिसके कारण बालक ड्रग्स और अल्कोहल का उपयोग कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे बालक समस्याओं से बढ़ने के लिए इनका उपयोग करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे बालक में समस्याएं उत्पन्न होगी, उन समस्याओं को कम करने के लिए बालक इनका उपयोग करने लग जाता है और बालक इनका आदी हो जाता है। और बालक क्या करता है, इसका आदी हो जाता है कि इसके बिना उसको कुछ नहीं दिखता। इस क्रिया को बढ़ावा देने के लिए, इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन उत्तरदायी हैं? टेलीविज़न है, फिल्म्स हैं, इंटरनेट है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सहायक होते हैं। इस क्रिया को बढ़ाने के लिए कहाँ देखेगा? टीवी में ऐड वगैरह देखेगा, आजकल मोबाइलों में ऐड देखेगा, फिल्म्स देखेंगे, उसमें इंटरनेट पे, समाचार पत्र में आदि इसमें सहायक होते हैं। इसके साथ परिवार की अस्थिरता, मित्रों का दबाव व दूसरों का सहारा भी इसमें सहायक होता है। यानी परिवार की अस्थिरता, यानी परिवार वाले अगर ध्यान नहीं देंगे तब भी बालक ऐसी प्रक्रिया ज़्यादा करेगा। मित्रों का दबाव, मित्र दबाव देंगे, यार खा ले, इससे कुछ
नहीं होता। अगर आपका मित्र ऐसा ही है जो इन चीज़ों को खाता है, तो आप भी इस प्रकार के व्यवहार करेंगे तथा दूसरों को सहारा, दूसरे भी इसमें सहारा देंगे। अरे खाली कुछ बात कोई नहीं है, इस प्रकार से इसमें कुप्रयोग होने लगे हैं। इसके बाद में अगला छोटा सा टॉपिक है व्यसन और निर्भरता। व्यसन और निर्भरता, इसको देखते हैं। तो व्यसन और निर्भरता में देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति या बालक ड्रग और अल्कोहल का प्रयोग करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसको लाभकारी समझता है। यानी वो ड्रग्स और अल्कोहल का प्रयोग कर रहा है तो ऐसे देखा यार इससे तो बड़ा फायदा हो रहा है, तो वह व्यक्ति इसका इस्तेमाल प्रतिदिन करने लग जाता है। और ऐसे देखेगा कि क्यों ना इसका उपयोग हमें प्रतिदिन करना चाहिए, और इसका उपयोग प्रतिदिन करने लग जाता है और इस कारण इसका आदी हो जाता है, और इसके लिए वो आदी भी हो जाता है इसका। यदि इनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं करता तो वह व्यक्ति इस या बालक कई प्रकार के रोगों से, या यदि इसका सही समय पर इस्तेमाल नहीं करता, यानी व्यक्ति अगर इसका सही समय पर अगर उपयोग नहीं करता है तो वो इसका आदी हो जाता है और कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है तथा उसके शरीर में कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और जो उसके शरीर में, यानी उसका शरीर फिर उसी अल्कोहल या उसके ऊपर बेस्ड हो जाता है, आधारित हो जाता है कि उसके बिना वो नहीं रह सकता। यानी उसके बिना विभिन्न प्रकार के लक्षण हो जाएंगे, जैसे पसीना आने लग जाएगा, कंपन हो जाएगा, बेहोशी सी आ जाएगी, मिर्गी आ जाने, मछली आना, मतलब मिर्गी टाइप में हो जाएगा वो, चिंता होना आदि इसके प्रमुख लक्षण हो जाएंगे, जिससे व्यक्ति को उनको लेना अनिवार्य हो जाए, जिससे उस व्यक्ति को उस ड्रग्स का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ व्यक्ति या बालक धन प्राप्ति के लिए अपनी मान मर्यादा भी ताक पर रख देता है। इसके लिए अगर उसको ड्रग्स लेने के लिए अगर धन की कमी हो जाती है तो वो अपनी मान मर्यादा को भूल जाता है तथा चोरी, डकैती और झूठ बोलना जैसे कार्य करने लग जाता है। चोरी करेगा, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो चोरी करेगा, किसी के जेब काटेगा, झूठ बोलने का मतलब झूठ बोले, घर वालों के पैसे चुरा लेगा, आदि इसके उपयोग हो जाएंगे। ये आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे, कहने का मतलब कि पैसे कहाँ कहाँ से प्रयोग करेगा, वो कहाँ कहाँ से लेगा। ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव देखेंगे इसके बाद। तो ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रयोग निम्न है या निम्न प्रभाव है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें ड्रग्स और अल्कोहल के प्रयोग से ग्रसित व्यक्ति अंधाधुंध व्यवहार, यानी ड्रग्स और अल्कोहल से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो गया तो वो अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा उत्पन्न करता है। यानी वो हिंसात्मक लक्षण उत्पन्न करने लग जाएगा। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो हिंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न करने लग जाएगा। उसके बाद सेकंड देखेंगे शोषण पात। शोषण का जो दर है, शोषण मार्ग है, हृदय पात तो है प्रमस्तिष्क का रक्तस्राव के कारण व्यक्ति कोमा में चला जाता है। यानी श्वसनपात, हृदयपात और प्रमस्तिष्क प्रभावित होंगे और व्यक्ति किसमें कोमा में चला जाता है इसके अधिक प्रयोग से, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है या हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बालकों में इनके प्रयोग से शैक्षणिक कमियां, बालक अगर इसका प्रयोग करेगा तो शैक्षणिक कमी यानी शिक्षा में उसका मन कम लगेगा, रुचि कम रहेगी। स्कूल व कॉलेजों में अनुपस्थिति, स्कूल का नाम लेके कहीं घूमने चला जाएगा, बाजारों में डोलेगा, इधर उधर झांकता रहेगा। एकाकीपन, अकेला बैठा रहेगा या अकेला रहेगा। अवसाद यानी सारे दिन अवसाद से घिरा रहेगा, यानी परेशानियों में कि हमारे पास तो ये परेशानी है। थकावट, अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा। ऐसे देखा कि आज तो थकान हो रही है। आक्रमणशील, अगर उससे कोई बात करेगा तो वो उससे यानी लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहेगा। विद्रोही व्यवहार, विद्रोह का मतलब विद्रोह वही हो गया, लड़ाई करने वाला, विद्रोह करने वाला। कोई आपसे किसी प्रकार की बात कहेगी तो आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, परिवार और मित्रों से भी इसी प्रकार के संबंध बना लेगा। सोने व खाने में कमी, और सोने और खाना खाने में कमी कर देगा कि नहीं खाना मेरे को। इसके अलावा चौथा है ड्रग्स एल्कोहल महंगे होने के कारण, ड्रग्स और अल्कोहल महंगे होने के कारण धन प्राप्ति के लिए चोरी, डकैती तथा अनुचित कार्यों में
रुचि। अगर उसके पास उचित पैसे नहीं होंगे ड्रग्स और अल्कोहल के लिए तो क्या करेगा वो? चोरी करेगा, डकैती करेगा, झूठ बोलेगा और अनुचित प्रकार के कार्य करेगा। नेक्स्ट, सुई व इंजेक्शन से ड्रग्स लेते समय, यानी सुई और ड्रग्स से जब वो इंजेक्शन लेगा तो उससे एड्स है, यकृत शोथ, हेपेटाइटिस जैसे आनुवंशिक रोग फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। कि वो जो भी ड्रग्स है उसको सुई में डाल के लेगा, उससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें 6 नंबर, ड्रग्स व एल्कोहल के द्वारा तंत्रिका तंत्र व यकृत को क्षति पहुंचती है। जो ड्रग्स का अगर लगातार प्रयोग करेगा तो उससे ड्रग्स से हार्ट को यानी हृदय को और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और यकृत की भी क्षति होती है। इसमें ड्रग्स के उपयोग से खिलाड़ी वर्ग में, अगर खिलाड़ी वर्ग की बात की जाए तो प्रारंभिक अवस्था में तो लाभ होता है। जब प्रारंभिक अवस्था में अगर कोई खिलाड़ी ड्रग्स का उपयोग होता है फर्स्ट टाइम में तो उसको लाभ होगा क्योंकि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे शक्ति क्षीण होने लगी। अगर धीरे धीरे अगर उसका लगातार प्रयोग करने लग गया तो उसकी जो कार्य की करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। 8वां, ड्रग्स एल्कोहल से प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ड्रग्स और एल्कोहल का अगर आप लगातार प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? प्रतिरक्षा तंत्र जो है अपना कमज़ोर हो जाएगा और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट, वृषणों के आकार में वृद्धि, यानी अगर आप लगातार रूप से, अगर पुरुष वर्ग लगातार रूप से ड्रग्स और एल्कोहल का प्रयोग कर रहा है तो वृषणों के आकार में वृद्धि हो जाएगी, शुक्राणु बनने की क्रिया बंद हो जाएगी, शुक्राणु में निषेचन की क्षमता कम हो जाएगी, प्रोस्टेट ग्रंथि है वो बढ़ने लग जाएगी, शरीर पर कील व मुहासे आने लग जाएंगे, समय से पहले गंजापन आ जाएगा, जीर्ण अवस्था आ जाएगी यानी बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, भगसेप का बढ़ना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कि समाज में प्रतिष्ठा कम होना, यानी अगर कोई सारे दिन ड्रग्स और अल्कोहल के प्रयोग में पड़ा रहेगा तो समाज वाले देखेंगे अरे इससे बोलना नहीं है, यानी कहने का मतलब उसका मान सम्मान इज्जत कम हो जाएगी, परिवार का असंतुलन हो जाएगा, परिवार के लोग भी उससे कम ही बात करेंगे, मान मर्यादा का गिरना और मान मर्यादा सब गिर जाएगी। ये इसके मुख्य उपयोग हो जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे इसका रोग या नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं हम। तो रोकथाम करने के लिए यानी सबसे पहले तो इसका निदान ही उपचार है, यानी इससे बचना ही इसका मोस्ट उपचार है, यानी रोग के निदान से अच्छा उसकी रोकथाम अच्छी है। तो ड्रग्स और एल्कोहल का सेवन ज़्यादा बालक किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा करते हैं। ड्रग्स और एल्कोहल का प्रयोग अगर बालक कभी करता है तो वह किशोरावस्था, यदि उस समय हम नियंत्रण या सावधानी रख ले तो बच्चे इसके सेवन से बच सकते हैं। कहने का मतलब यही है किशोर अवस्था में बच्चे का हमें माता पिता एवं समाज को या परिवार को उसका बच्चे का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए जिससे बालक बच सके। यानी बालक अगर सर्वाधिक अगर प्रयोग करता है तो वो कब करता है? किशोर अवस्था में करता है। तो उसके कुछ मुख्य जो बचाव है और नियंत्रण है वो हम देख लेते हैं। तो हमें बच्चों का लालन पालन सुसंगत अनुशासन में करना चाहिए, यानी सबसे पहला तो यही है कि बच्चे का लालन पालन सुसंगत अनुशासनबद्ध तरीके से हमें करना चाहिए। इसके अलावा इसके निम्न उपाय इसके अलावा भी, जैसे आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें, यानी बालक को सबसे पहले क्या है कि आवश्यक समकक्षी दबाव से बचना है। बालक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना है, कहने का मतलब यही है। तो प्रत्येक बच्चे की पसंद व व्यक्तित्व अलग अलग होता है, यानी कहने का मतलब यही है कि बच्चे के ऊपर अनावश्यक किसी प्रकार का दबाव ना डालें। यानी प्रत्येक बच्चे की पसंद और व्यक्तित्व अलग अलग होता है जिसका हमें सम्मान या प्रोत्साहन करना चाहिए, जिसका बच्चे के माता पिता और परिवार वालों को सम्मान या प्रोत्साहन करना चाहिए। चाहे मामला खेत का हो या अन्य गतिविधियों का, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। यानी बच्चे पर आप किसी प्रकार का दबाव नहीं डालें, चाहे वो खेत से संबंधित मामला हो चाहे वो पढ़ाई से संबंधित मामला हो। अगर आप उस पर दबाव डालेंगे तो वो इस प्रकार के
ड्रग्स वगैरह इसका प्रयोग कर सकता है, तो इस चीज़ों से बचना है। दूसरा है शिक्षा व परामर्श। बच्चों को समस्याएं, दबाव एवं निराशाओं व असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा देनी चाहिए। यानी अगर बच्चा असफलता हो गया, दबाव में आ गया, निराश हो गया असफलता से, या तो उसे इस प्रकार से कहना चाहिए कि यह तो अपने जीवन का एक हिस्सा है और इस हिस्सा है, इस ऐसे परेशानियां तो हमें आती रहती हैं, तो इस प्रकार से उसको समझाकर उसे स्वीकार करने की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट, माता पिता व समकक्षियों से सहायता लेना। यानी माता पिता और समकक्षी उससे सहायता देनी चाहिए। जब किसी बालक के या व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की समस्या है तो उसे तुरंत अपने माता पिता या विश्वसनीय मित्र से सहायता लेनी चाहिए। अगर ये बालक के पास अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई तो उसे या तो माता पिता से सहायता ले, अगर माता पिता को नहीं बता सकता तो अपना जो विश्वसनीय जो मित्र है उससे सहायता लेनी चाहिए, जिससे भी संकट नहीं आएगा या समस्या का समाधान हो सके। नेक्स्ट है संकट के संकेतों को देखना। यानी संकट में जो संकेत आते हैं उनको देखना। जब बालक में किसी प्रकार का रोग या दोष के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत माता पिता को या अपने समकक्ष मित्र को आवश्यक जानकारी देनी चाहिए। यानी बालक में किसी प्रकार का रोग या दोष के लक्षण दिखाई दे तो या तो माता पिता को बताइए या अपने जो समकक्ष मित्र है या विश्वसनीय मित्र उसको जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। व्यावसायिक और चिकित्सकीय सहायता लेना, यानी जब कोई बालक या व्यक्ति ड्रग्स अल्कोहल जैसे दलदल में फंस गया हो तो उसे तुरंत उचित मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक से सहायता लेनी चाहिए और उपचार करवाना चाहिए। यानी ये लास्ट और इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई बालक फंस गया अगर ड्रग्स और अल्कोहल के प्रयोग में तो तुरंत अपने माता पिता को बताएं और उचित मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक की देख रेख में उपचार करवाना चाहिए। तो आज ये आपका पार्ट 8 कंप्लीट होता है। इससे आगे नेक्स्ट कल देखेंगे हम 9वां पार्ट नंबर 9। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इस वीडियो का उपयोग अधिक से अधिक बालकों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।